हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप सभी लोग देख रहे हैं हमारी हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम्स के प्रीलिम्स स्टेज के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की डिस्कशन सीरीज, जहां पर मैं डे नंबर 32 आज आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं। डे 32 में हम एनवायरनमेंट सब्जेक्ट के एमसीक्यूज जो 2020 के प्रीलिम्स एग्जाम्स में आपके साथ पूछे गए थे उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इस सेशन से पहले, इस वीडियो से पहले ऑलरेडी 31 वीडियोस हम इस सीरीज में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इनके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को 2016 से लेकर के 2020 तक के पेपर्स में जो पूछे गए हैं आपके साथ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो 30 वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप उन वीडियोस को देख लेंगे तो इन सभी सब्जेक्ट्स के भी पीवाईक्यूज फ्रॉम 2016 टू 2020 आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और इससे आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में किस स्टैंडर्ड के, किस टॉपिक्स के, किस लेवल के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। राइट, तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 2020 के पेपर में एक हमें जो अलग टाइप का क्वेश्चन जीएस में देखने को मिला वो था पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। यूजुअली पैसेज बेस्ड के जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पेपर 2 में पूछे जाते हैं, जहां पर हम लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को भी चेक करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी क्या अच्छी पकड़ है। तो वहां पर आपको कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, पैसेज दिया जाता है, उसको पढ़ के आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं। जीएस के पेपर में 2020 में हमने पहली बार देखा कि एक पैसेज दिया गया और इस पैसेज से जुड़ा हुआ 5 क्वेश्चन हमें पूछे गए। हालांकि ये पैसेज एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ था और क्वेश्चंस भी जो पांचों पूछे गए वो लगभग एनवायरनमेंट से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे, इसीलिए हम उन सभी क्वेश्चंस को यहां एनवायरनमेंट के सेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन इन पांचों क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपको एनवायरनमेंट की कोई नॉलेज, एनवायरनमेंट सब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी नहीं था, क्योंकि पांचों क्वेश्चन आपके इसी पैसेज के अंदर से पूछे गए थे। राइट, तो एक एक करके हम उन पांचों क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। पहले इस पैसेज को एक बार रीड करेंगे। पैसेज को देखो, अगर आप चाहो तो पूरे पैसेज को पूरा रीड कर सकते हो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले। दूसरा एक तरीका क्या हो सकता है जो मैं पर्सनली इंप्लॉय करता हूं कि क्वेश्चन वाइज पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद पैसेज पढ़ो, ताकि आपको तुरंत क्वेश्चन का आंसर वहां पर मिले। दोनों ही जो तरीके हैं वो आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से टाइम आपका बहुत प्रेशियस होता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में आपको सिर्फ 2 घंटे मिल रहे हैं, 120 मिनट्स मिल रहे हैं। उन 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस को पढ़ना है, 100 क्वेश्चन को समझना है, उनको आंसर करना है। राइट, तो आपके पास समय बहुत ज्यादा नहीं है। अब यहां पर अगर आपको ऐसे पैसेज दिए जाने लगे, आप ये पूरा पैसेज पहले पढ़ोगे, उस पैसेज को पढ़ने में आराम से आप 1 या 2 मिनट खराब करोगे। बीच में ऐसा भी आपको लग सकता है कि इस पैसेज में जब आप पहली बार पढ़ रहे हो क्या इंपॉर्टेंट है आपको नहीं पता है। यू डू नॉट नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन किस लाइन में से आने वाला है आपको नहीं पता है। ठीक है, तो हालांकि इस पूरे पैसेज को आपने पढ़ लिया, उसके बाद जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो दोबारा आके पैसेज को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, दोबारा पैसेज पे आकर आपको उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना ही पड़ेगा। तो ये टाइम वेस्टेज है मेरे हिसाब से। सो मेरा रिक्वेस्ट आपसे क्या है, मेरी एडवाइस आपको क्या है कि अगर आप देखते हो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, चाहे वो जीएस 1 के पेपर में आ रहा है, यानी कि हमारे जनरल स्टडीज के पेपर में आ रहा है, या फिर सीसैट के पेपर में आ रहा है, हम एक टेक्निक क्या यूज कर सकते हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, ऑप्शंस को पढ़ने के बाद फिर पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि फिर आपको उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर पैसेज में क्या है वो ढूंढने में ज्यादा आसानी होगी। क्लियर है? तो अब यहां पर पहला पूरा पैसेज पढ़ने की बजाय मैं क्वेश्चन की तरफ चलूंगा। पैसेज का जस्ट मैं आपको बता देता हूं। पैसेज है अबाउट डेजर्टिफिकेशन, किस तरीके से डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन कहां होता है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है, और इसमें इंडिया के कौन कौन से रीजन्स डेजर्टिफिकेशन को लेकर के ज्यादा प्रोन है, ज्यादा वल्नरेबल है, ये इस पूरे पैसेज का थीम है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। डेजर्टिफिकेशन लीड्स टू डिक्लाइन इन प्रोडक्टिविटी। डेजर्टिफिकेशन से डिक्लाइन होता है प्रोडक्टिविटी का। किस तरीके की प्रोडक्टिविटी? इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी या ह्यूमन प्रोडक्टिविटी। कोई दिमाग नहीं लगाना है आपको, कोई अपना माइंड यूज यहां पर नहीं करना है, आपको सिर्फ पैसेज पढ़ना है। पैसेज में चलते हैं। पहली लाइन, डेजर्टिफिकेशन इज अ टर्म यूज्ड टू एक्सप्लेन अ प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इन दी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। पहली लाइन में लिखा हुआ है बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम। 1 मिनट में मेरा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। राइट, तो डेजर्टिफिकेशन लीड्स टू डिक्लाइन इन बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन सी। देख रहे हैं कितना आसान है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। वेयर आर द लेवल ऑफ इरोजन हाईएस्ट? लेवल ऑफ इरोजन हाईएस्ट कहां होता है? इरोजन जो है सबसे ज्यादा तेजी से कहां हो रहा है, सबसे ज्यादा हाई कहां हो रहा है? ऑप्शंस मॉनसून एशिया क्लाइमेट, ट्रॉपिकल एशिया क्लाइमेट, ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट या ट्रॉपिकल स्टेपी क्लाइमेट। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, इरोजन का लेवल हाईएस्ट कहां है। पैसेज पे आओ, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम लीडिंग टू टोटल लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी,
While this phenomena is often linked to the arid, semi-arid and subhumid ecosystems, even in the humid tropics, the impact could be most dramatic. Impoverishment of human impacted terrestrial ecosystems may exhibit itself in a variety of ways. Accelerated erosions in the mountain regions of the country, salinization of land in semi-arid arid regions, common phenomena due to general decline in tree cover. यहाँ पर अभी तक ऐसी बात नहीं हो रही है. अब यहाँ देखो, the major consequence of deforestation आ गया. The consequence of deforestation invariably arise out of the site degradation. Tropical Asia, Africa and South America have the highest levels of erosion. यहां पर आ गई हमारी सेकंड क्वेश्चन की लाइन. इसलिए मैंने कहा आपको नहीं पता है, अगर आप पैसेज पूरा पढ़ रहे होते, पहली बार आपने पैसेज पढ़ लिया होता, फिर आप क्वेश्चंस को अटेंड करने जाते, तब भी आपको क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद दोबारा पैसेज पे एक बार आकर अपना आंसर जरूर ढूंढना पड़ता, राइट. तो यहां पर हमने देखा कि सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रॉपिकल एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका हैव द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ इरोजन, राइट. ऑप्शंस क्या हैं? मॉनसून एशिया, ट्रॉपिकल एशिया, ट्रॉपिकल सवाना, ट्रॉपिकल स्टेपी. करेक्ट आंसर यहां से हमें मिल गया ऑप्शन बी, ट्रॉपिकल एशिया क्लाइमेट, जो कि यहां पर लिखा हुआ है ट्रॉपिकल एशिया. ट्रॉपिकल अफ्रीका, ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका वो कहना चाह रहा है, लेकिन अफ्रीका साउथ अमेरिका यहां हमारे ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल एशिया क्लाइमेट. करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी, राइट. क्वेश्चन थर्ड देखते हैं. डिफॉरेस्टेशन एडवर्सली अफेक्ट्स दी. डिफॉरेस्टेशन जो है वो किस चीज को गलत तरीके से इंपैक्ट करता है? जियोमॉर्फोलॉजी, पेडोलॉजी, क्रायोलॉजी, हाइड्रोलॉजी. जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि जो हमारी लैंड फॉर्म्स का फॉर्मेशन है उनकी स्टडी, पेडोलॉजी यानी सॉइल की स्टडी, क्रायोलॉजी यानी कि जो ग्लेशियर्स या फ्रोजन वाटर जहां पर भी प्रेजेंट होता है, चाहे वो पोलर एरियाज में हो चाहे हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज में हो, उसकी बात हो रही है. हाइड्रोलॉजी यानी कि वाटर साइकिल की, यानी कि ग्राउंड वाटर है या एटमॉस्फेयर में जो वाटर है या फिर हमारे सरफेस पे जो वाटर है उसके बारे में. तो डिफॉरेस्टेशन से किस पे गलत इंपैक्ट पड़ता है? अगेन पैसेज पे आएंगे. अब यहां पर देखिए डिफॉरेस्टेशन, कहां पे डिफॉरेस्टेशन की बात की गई है? सीधा पैसेज में वो ढूंढना स्टार्ट करो. डिफॉरेस्टेशन यहां पे आ रहा है. Decline in tree cover and monotonous monoculture of rice wheat across the Indian plains. A major consequence of deforestation is that it relates to adverse alterations in the hydrology and related soil nutrient loss. तो यहां पर बात की गई है हाइड्रोलॉजी की. मेजर कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन की इसकी वजह से गलत प्रभाव पड़ता है, नुकसान होता है हाइड्रोलॉजी का. करेक्ट आंसर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर डी. तो ये क्वेश्चन हमारे पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हमें 5 पूछे गए थे एनवायरनमेंट से. डिजर्टिफिकेशन ऑफर अकर्स इन. डिजर्टिफिकेशन अक्सर कहां होता है? पोलर एरियाज में, हॉट डेजर्ट एरियाज में, कोल्ड वेदर सीजन में या अरुणाचल प्रदेश में. ऑप्शन देखिए, अरुणाचल प्रदेश भी बीच में डाल दिया गया है. डिजर्टिफिकेशन अक्सर कहां होता है? और डिजर्टिफिकेशन की जो बात हो रही थी सबसे ऊपर हो रही थी. डिजर्टिफिकेशन क्या होता है? डिक्लाइन इन टोटल बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू टोटल लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, ऑफन लिंक्ड टू द एरिड, semi-arid and sub-humid ecosystems even in the humid tropics it can be seen. यानी कि पहले उसने बोला है कि ज्यादातर डेजर्टिफिकेशन होने के जो चांसेस हैं वो हमारे सूखाग्रस्त इलाकों में देखने को मिलते हैं. या तो वो एरिड है, बिल्कुल ड्राई है, सेमी एरिड है यानी कि साल के बहुत थोड़े से समय, कुछ महीने यहाँ पर थोड़ी बहुत बारिश होती है, या सब ह्यूमिड कि साल के आधे से कम समय में बारिश होती है और वो बारिश भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो वो सब ह्यूमिड हो गया. तो एरिड, सेमी एरिड, सब ह्यूमिड इकोसिस्टम्स ये हमारे वो इकोसिस्टम्स हैं जहां पर ज्यादा चांसेस होते हैं कि डेजर्टिफिकेशन होगा. ठीक है. इसके अलावा पूरे पैसेज में कहीं भी डेजर्टिफिकेशन कहां पर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं ऐसी कोई बात यहां पर नहीं हो रही है. तो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से यहां होना चाहिए हॉट डेजर्ट एरियाज. द डेजर्टिफिकेशन अक्सर होता है गर्म रेगिस्तानी इलाकों में, वहां पर बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी जो है सबसे ज्यादा तेजी से कम होने से खतरे ज्यादा रहते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैसेज. एक्सेलरेटेड इरोजन चीफली अकर्स इन. एक्सेलरेटेड इरोजन, तेजी से मिट्टी का जो कटान होता है, इरोजन होता है, वो कहां होता है? माउंटेन्स में, प्लेन्स में, वैलीज में या प्लेटूज में? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो है वो दोबारा से यहां पर अगर हम देख लेते हैं पैसेज के अंदर, इरोजन की अगर हम बात करें, एक्सेलरेटेड इरोजन एज इन द माउंटेन रीजन्स ऑफ द कंट्री. तो एक्सेलरेटेड इरोजन कहां होता है? माउंटेन रीजन्स में होता है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. वेरी सिंपल. तो ये एक तरीके से देखा जाए तो फ्री के 10 मार्क्स आपको कमीशन ने यहां पर दिए हैं, और कोई भी एस्पिरेंट इन 10 मार्क्स को यहां जो है अगर गलती कुछ करके आ रहा है, कोई नेगेटिव मार्किंग लेकर आ रहा है, क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करके आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है. ये फ्री के 10 मार्क्स हैं. कट ऑफ ऐसे ही हाई नहीं चली जाएगी. कट ऑफ इसलिए हाई जाती है क्योंकि ऐसे जो कमीशन ने 10 नंबर के मार्क्स आपको फ्री में दे दिए हैं,
इसी के साथ कुछ और भी क्वेश्चंस हमें एनवायरनमेंट के दूसरे सब्जेक्ट्स के मिल जाते हैं जो फ्री स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा उसमें सोचना नहीं पड़ता है और आराम से आप वहां पर मार्क्स स्कोर कर सकते हो, राइट। सो इस तरीके का क्वेश्चन 2020 में पहली बार पूछा गया। हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में भी जो हमारे प्रीलिम्स के एग्जाम होंगे उसमें भी शायद हमें पूछा जा सकता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। और जरूरी है ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन की एनवायरनमेंट से, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि हिस्ट्री से, जियोग्राफी से या दूसरे किसी सब्जेक्ट से या करंट अफेयर से उठा करके कोई पैसेज आपको दे दिया जाए, उसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाए। बहुत ध्यान से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, पैसेज को ध्यान से पढ़ना होगा, पहले क्वेश्चन पढ़िए उसके बाद पैसेज पे आंसर ढूंढिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब ये विदाउट पैसेज क्वेश्चन है, पॉल्यूशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया। The government has released a new 4-color classification scheme for industries based on their pollution potential. सरकार ने जो इंडस्ट्रीज हैं वो कितना पॉल्यूशन करती हैं, कितना प्रदूषण करती हैं हवा में, पानी में, जमीन में या फिर नॉइस पॉल्यूशन, उसके हिसाब से इंडस्ट्रीज को 4 कलर क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। 4 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग, मॉडरेटली पॉल्यूटिंग, लो पॉल्यूटिंग एंड नॉन पॉल्यूटिंग। तो ये जो 4 कलर क्लासिफिकेशन है, इसके बारे में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, क्या गलत बात लिखी गई है इन इंडस्ट्रीज के बारे में। ऑप्शन ए, मॉडरेटली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को ऑरेंज कैटेगरी में डालते हैं, नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को व्हाइट कैटेगरी में, मोस्ट पॉल्यूटिंग को रेड कैटेगरी में। ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज की ये तीनों जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत नहीं है, तीनों सही हैं। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। 4 कलर क्लासिफिकेशन जो सरकार ने निकाली है सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राइट। इस मिनिस्ट्री की नोटिफिकेशन आ गई थी 2016 में, इन्होंने ये क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिया था। इस स्कीम के तहत हो क्या रहा है, हर इंडस्ट्री के लिए एक पॉल्यूशन इंडेक्स बनाया जाता है। पॉल्यूशन इंडेक्स एक स्कोर है, उस स्कोर पे 4 चीजें डिपेंड करती हैं कि पहले वो इंडस्ट्री एयर में कितना पॉल्यूशन करती है, हवा में कितने एफ्लुएंट्स छोड़ती है, फिर वाटर में कितने एमिशंस करती है, वाटर में कितने एफ्लुएंट छोड़ती है, वाटर पॉल्यूशन में कितना योगदान है, उसके बाद हैजार्डस वेस्ट कितना जनरेट कर रही है अपनी एक्टिविटी से, कितना जहरीला वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट जनरेट हो रहा है, और फाइनली कितने रिसोर्स को कंज्यूम कर रही है, कितने संसाधनों को यूज कर रही है, कितना पानी, कितनी बिजली, कितना जो है रॉ मटेरियल, कितना ईंधन वो यूज कर रहे हैं, कितना कोल या पेट्रोल या डीजल यूज कर रहे हैं। इन सारी चीजों को मिलाकर के पॉल्यूशन इंडेक्स वहां पर कैलकुलेट किया जाता है। सबसे ज्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री जिनका पॉल्यूशन इंडेक्स का स्कोर 60 या उससे ज्यादा हो, पॉल्यूशन स्कोर 0 से 100 तक वेरी करता है, 60 से ज्यादा पॉल्यूशन स्कोर मतलब रेड कैटेगरी, बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है, हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। 60 टोटल इंडस्ट्रीज जो है आसपास यहां पर इंक्लूड की गई है। इसमें शुगर है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, पेंट्स एंड वार्निशेस की इंडस्ट्री जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, राइट। ऑरेंज कैटेगरी 41 to 59। मॉडरेटली पॉल्यूटिंग है 83 के अराउंड इंडस्ट्रीज इसमें क्लासिफाई की गई हैं, लाइक कोल इंडस्ट्री, वॉशरीज, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग इंडस्ट्रीज आर प्लेस्ड अंडर इट। नेक्स्ट आता है ग्रीन कैटेगरी 21 to 40। लो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज टोटल 63 इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं, और व्हाइट कैटेगरी में हमारी 20 से कम स्कोर जिसका है पॉल्यूशन इंडेक्स पे, वो व्हाइट कैटेगरी की इंडस्ट्रीज हैं। दीज आर नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज, टोटल 30 इंडस्ट्रीज आर इन दिस। और कोई भी इंडस्ट्री जो व्हाइट कैटेगरी में होती है उसको एनवायरमेंट क्लियरेंस की जरूरत नहीं होती है सेटअप के लिए, क्योंकि वो नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज है, राइट। तो यहां पर हम देख रहे हैं रेड इज द मोस्ट पॉल्यूटिंग, मॉडरेटली पॉल्यूटिंग, लो पॉल्यूटिंग एंड नॉन पॉल्यूटिंग। तो रेड हो गया हमारा मोस्ट पॉल्यूटिंग, ऑरेंज हो गया मॉडरेटली पॉल्यूटिंग, व्हाइट हो गया नॉट पॉल्यूटिंग, और ग्रीन हमारा है लो पॉल्यूटिंग। कोई भी स्टेटमेंट यहां पर गलत नहीं दी गई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से हमें पता चला कि गवर्नमेंट की स्कीम्स पॉल्यूशन को लेकर के जो आ रही हैं वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, इकोलॉजी का, हमारे स्टैटिक जो हम एनवायरनमेंट में इकोलॉजी पढ़ते हैं, इकोसिस्टम्स की साइंस पढ़ते हैं, उसमें से क्वेश्चन आया हुआ है। स्टेटमेंट 1, द अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी remains constant as it is passed from one trophic level to another। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जब हम जाते हैं, यानी कि जब हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर्स पे गए, प्राइमरी कंज्यूमर से हम उनके प्रेडेटर्स पे गए, उनके प्रेडेटर से उनके टर्शरी प्रेडेटर्स पर गए, फिर हम एपेक्स प्रेडेटर पर गए। तो जब भी हम फूड चेन में ऊपर जाते हैं तो जो यूजेबल एनर्जी हमारे पास है वो एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ऐसा पहली स्टेटमेंट कह रही है, ठीक है। स्टेटमेंट 2, द एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम इज कांस्टेंट एंड नेवर चेंजेस। एक इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो हमेशा बराबर रहेगी, वो कभी भी चेंज नहीं होगी। अब इकोसिस्टम में जब भी हम चीजों को पढ़ते हैं, हम वहां पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि एनर्जी हर इकोसिस्टम में आती है फ्रॉम सन। सन से एनर्जी आती है, उसी से फोटोसिंथेसिस होता है, और उसी फोटोसिंथेसिस से हमारे बायोलॉजिकल एनर्जी जो है वो जनरेट होती है, हमारे बायोमासेस जनरेट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम वो कांस्टेंट कैसे रह सकती है?
और वो चेंज क्यों नहीं होगी? किसी भी इकोसिस्टम में मान लीजिए कि किसी साल बहुत अच्छी बारिश हो, बहुत अच्छा ग्रोथ हो जाए फॉरेस्ट के अंदर, तो क्या एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? अगर किसी साल सूखा पड़ गया, किसी साल बारिश ना हो और वो फॉरेस्ट जो है वो डाई आउट करने लगे, तो क्या एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी। एनर्जी चेंज हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो सकती है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एनर्जी विद इन इकोसिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी लूज भी करते रहते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स जब वो डाई आउट करते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स जब बॉर्न होते हैं, जब उनका बायोमास बनता है, तो एनर्जी गेन करते हैं। ऐसा हो सकता है। यूजुअली नॉर्मली अगर हम देखें तो एनर्जी जितनी लूज हो रही है और जितनी सन से हमने गेन की वो लगभग बराबर रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कभी चेंज नहीं होगी। इसमें फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं और वो चेंज होती रहती है। किसी साल सूखा पड़ गया, किसी साल फॉरेस्ट फायर लग गया, अर्थक्वेक आ गया, वोल्केनिक इरप्शन आ गया, जिसकी वजह से इकोसिस्टम डिसरप्ट कर गया है, तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी क्या? बिल्कुल कांस्टेंट नहीं रहेगी। प्लांट्स के पास जो एनर्जी होती है जब वो जाती है हर्बीवोर्स के पास, तो सिर्फ उसका 10% हिस्सा हर्बीवोर्स के पास पहुंचता है। हर्बीवोर्स से एनर्जी जो जाती है कार्निवोर्स के पास, सिर्फ 10% हिस्सा आगे पहुंचता है। दोनों स्टेटमेंट यहां पर गलत हो रही है। ठीक है, करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, गलत स्टेटमेंट है दोनों। क्योंकि जैसे ही हम प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स पे जाते हैं, अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में 10,000 जूल्स ऑफ एनर्जी था तो आगे 1000 जूल ही पहुंचेगा, यानी कि एनर्जी लूज होगी, 90% एनर्जी लूज हो जाएगी। ठीक है, सो हर ट्रॉफिक लेवल पे जब हम चेंज करते हैं, ऊपर जाते हैं, तो सिर्फ 10% एनर्जी आगे बढ़ती है। इसीलिए एपेक्स जो कंज्यूमर है वहां तक आते आते सिर्फ 10 जूल एनर्जी बच जाती है इसके पास। क्लियर हो चुका है? इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बाकी जो 90% एनर्जी है वो कहां गई। 90% एनर्जी या तो ये हीट की फॉर्म में लूज हो जाती है, या फिर ये एनर्जी स्टोर होती है इन दी फॉर्म ऑफ बायोमास। प्लांट्स जो प्रोड्यूस हुए, उन्होंने जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस की, सारे प्लांट्स को तो एनिमल्स खा नहीं जाएंगे, उन प्लांट्स का बहुत छोटा सा हिस्सा एनिमल्स खा पाएंगे। इसी वजह से सिर्फ 10% एनर्जी जा रही है, उसमें से भी हीट में लूज हो गई, और बाकी जो बॉडी मास है उसमें स्टोर्ड रहेगी। तो इसी वजह से जो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, जो हर्बीवोर्स हैं, उन सभी हर्बीवोर्स को तो खा नहीं जाएंगे कंज्यूमर्स। कुछ उन हर्बीवोर्स के बायोमास में, उनके जो जिंदा बचे हुए हर्बीवोर्स हैं, उनमें भी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो वो 90% एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल पे छूट जाती है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे से 10% एनर्जी जाती है। ये एक फंडामेंटल लॉ है जिसकी हमने कई बार इकोलॉजी में बात कर रखी, राइट? क्लियर हो गया? तो इसी के साथ हमारा ये सेशन यहां पर कंक्लूड होता है, जहां पर 2020 में पूछे गए एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, और एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज इसी वीडियो के साथ कंक्लूड होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अबाउट एनी अदर सब्जेक्ट जो कि हिमाचल के प्रीवियस ईयर पेपर्स में हमने देखा है, और उस सब्जेक्ट से जुड़े क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, राइट? सो इसी के साथ मुझे यहां पर दीजिए इजाजत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।